वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं बताऊंगी, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आपने इन डेफिनेशंस को अच्छे से नहीं समझा तो फिर आप इस चैप्टर 6 की आगे की जो एक्सरसाइज हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ पद लिखे हैं, मतलब जिनकी मुझे डेफिनेशन बतानी है। तो चलिए इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पद लिखा है रेखा। तो चलिए रेखा को हम समझ लेते हैं। और रेखा आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, और जहाँ तक आप लोगों को याद हो तो मैंने चैप्टर 5 में भी रेखा को बताया था, या हमने रेखा को पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रेखा को समझने के पहले हम रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है भाई? रेखा, या मैं कह दूं लाइन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइन। तो लाइन या रेखा को हम दोनों ही दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। मतलब आप लोगों को इस लाइन में दो दिशाएं दिख रही होंगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इन दोनों ही दिशाओं में इसको या इस लाइन को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरफ भी हमको जितना भी इसको बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, और इस तरफ भी जितना हमें बढ़ाना है हम बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई? लाइन। इसको मैं नाम में दे देती हूँ ए और बी। ठीक है, और लाइन को ना हम या रेखाखंड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये दोनों साइड ऊपर एक लाइन खींची होती है और दोनों साइड क्या लगे होते हैं? तीर का निशान लगा होता है। ठीक है, तो जब भी हमें रेखा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी रेखा आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड तीर या एरो का निशान लगा हुआ है। चलिए, अब दूसरा पद मैंने लिखा है रेखाखंड और तीसरा लिखा है किरण। तो मैं आप लोगों को इनको समझाने के पहले बता दूं कि रेखाखंड और जो किरण है ना, वो रेखा के ही भाग होते हैं। तो चलिए इन्हें भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे रेखाखंड को। तो रेखाखंड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट, क्या होता है? तो सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है भाई? एक रेखाखंड, इसका नाम भी दे देते हैं ए और बी। तो रेखाखंड क्या होता है देखते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, और अंत बिंदु यहाँ पर ए और बी हैं, ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और आप लोगों ने जो रचना वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पढ़ा होगा कि हमें रेखाखंड ड्रॉ करने के लिए आता है कि आप 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, तो वह रेखाखंड ही होता है, ना कि रेखा। क्योंकि रेखा को तो हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। ठीक, तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और यदि मैं बात करूं इसको रिप्रेजेंट करने की, तो हम ए बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों साइड तीर का निशान नहीं है, तो हम यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे। फिर तीसरा पद मैंने लिखा है किरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रे। ठीक है, तो किरण या रे भी रेखा का ही भाग होता है। तो सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये क्या है भाई? एक किरण। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही अंत बिंदु हमें दिख रहा है, वो क्या है? ए। ठीक है, तो फिर से सुनिएगा। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है क्या कहलाती है? किरण। ठीक है, और यदि मुझे ए बी किरण को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस तरीके से करूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक साइड ये अंत बिंदु हो गया, और ये एक साइड क्या है? तीर का निशान है। तो आई होप रेखाखंड और किरण आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने चौथा पद लिखा है संरेख बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। तो हम कॉलिनियर पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ एक लाइन, फिर बताती हूँ। देखिए
ये क्या है भाई, एक रेखा, और यदि एक ही रेखा में 3 बिंदु स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु। ठीक है, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन में स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं या कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु, ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 लिया है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही लाइन में या एक ही रेखा पर स्थित होते हैं संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला पद है असंरेख बिंदु या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो असंरेख बिंदु या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित ना हो क्या कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया और यहाँ पर हम 2 बिंदु दे देते हैं, ए और यहाँ पर ये बी। ठीक है, और सी जो तीसरा बिंदु है हम उसे ये नीचे की तरफ बना सकते हैं या फिर हम ऊपर की तरफ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो कि एक ही लाइन पर स्थित ना हो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु या नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखिए मैंने इन सारे पदों को आपको बारी बारी से बताया। चलिए अब इनकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन सभी पदों की डेफिनेशन या परिभाषा लिख दिया है। जैसे रेखाखंड की, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं एक रेखाखंड कहलाता है। फिर किरण की बात करें तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। ठीक है, और संरेख बिंदु की डेफिनेशन हो जाएगी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं। और असंरेख बिंदु की बात करें तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो क्या कहलाते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमें ए बी रेखा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे, ए बी रेखाखंड को करना हो तो इस तरीके से करेंगे, और ए बी किरण को यदि रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम छोटी कक्षाओं में करते हैं। मतलब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 6th क्लास में ये चैप्टर पढ़ा होगा रेखाएं और कोण, तो उसमें ये दिया है कि हम जो लाइन या रेखा है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेखाखंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और किरण को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन 9th क्लास में हम इसे डायरेक्ट लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हमें यदि रेखा लिखनी है तो हम लिखेंगे रेखा ए बी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर निशान ना लगा के हम सामने के लिख देंगे रेखा। अगर इसी तरह हम रेखाखंड को लिखना चाहें तो लिख देंगे रेखाखंड ए बी। ठीक है, और यदि किरण को यदि हमें लिखना हो तो किरण ए बी। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमको ऐसा नहीं लिखना है, ये हम छोटी कक्षाओं में लिख सकते हैं, लेकिन अब हम 9th में आ गए हैं तो 9th हम रेखा ए बी लिखेंगे, रेखाखंड ए बी लिखेंगे और किरण ए बी लिखेंगे। तो चलिए हम कुछ और पदों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अगली परिभाषा हम कोण की पढ़ेंगे कि कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोण को यहाँ समझा देती हूँ, फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो तो उन दोनों किरणों के बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, और इन दोनों किरणों को यहाँ पर देखिए ये एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, ये पहली किरण हो गई, ये दूसरी किरण हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा भाई, कोण बनेगा। ठीक, और इसका ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब दोनों में कॉमन है ना, एक ही बिंदु है दोनों का। ठीक है, अंत बिंदु, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम इस कोण का क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो दोनों किरणें हैं ना, ये कहलाती हैं इस कोण की भुजाएं। जैसे मैं इस कोण का नाम भी दे देती हूँ ए। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं भाई, भुजाएं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्म या फिर साइड्स, आर्म्स या फिर साइड्स कहा जाता है। तो चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोण की परिभाषा लिख दिया है कि जब 2 किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। मतलब यहाँ पर ये 2 किरणें हैं जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रही है,
इसलिए इन दोनों किरणों के बीच में क्या बन रहा है, एक कोण जिसका मैंने नाम दे दिया है ए। ठीक है, और मैंने आगे भी लिख दिया है कि उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है तथा कोण बनाने वाली किरण क्या कहलाती हैं, भुजाएं कहलाती हैं। तो आई होप कोण की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ और आधारभूत पद की परिभाषा हम जान लेते हैं। अभी अभी हमने कोण की डेफिनेशन या परिभाषा पढ़ी थी, अब हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण और 5वां है प्रतिवर्ती कोण। तो चलिए इन्हें हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो इससे पहले भी आप लोगों ने न्यून कोण की परिभाषा या न्यून कोण को पढ़ा होगा। ठीक है, तो न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 से 90 अंश के बीच में होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखकर बताऊं कि यहाँ पर x क्या है भाई, मैंने यहाँ पर न्यून कोण का नाम दे दिया है x। ठीक है, तो x क्या है, न्यून कोण। तो इस न्यून कोण का जो मान है वो 0 अंश से क्या होगा, बड़ा, और 90 अंश से क्या होगा, छोटा। ठीक है, ये क्या है, न्यून कोण, और न्यून कोण का मान 0 अंश से क्या होगा, बड़ा, और 90 अंश से क्या होगा, छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि न्यून कोण का जो मान होता है वो 0 अंश और 90 अंश के बीच का होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला कोण है समकोण। तो समकोण तो सब लोग जानते ही हैं, है ना, जिसका मान कितना हो, 90 अंश, तो वो कोण क्या कहलाता है, समकोण। तो यहाँ पर देखिए मैंने समकोण का नाम दे दिया है y, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, 90 अंश। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये यदि y बराबर क्या हो, 90 अंश, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण। ठीक, तो यहाँ पर y का मान कितना है, 90 अंश, इसीलिए क्या है, समकोण। अब देखिए तीसरा कोण है अधिक कोण। तो अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 अंश से बड़ा होता है और 180 अंश से छोटा होता है। तो मैंने यहाँ पर अधिक कोण का नाम दे दिया है z। यदि यहाँ पर z क्या है भाई, अधिक कोण, तो इसका मान 90 अंश से क्या होगा, बड़ा, और 180 अंश से क्या होगा, छोटा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। ये सारे कोण आपकी NCERT 9th की बुक में दिए हुए हैं, आप बुक से भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर चौथा कोण है ऋजु कोण। तो ऋजु कोण का जो मान होता है वो 180 अंश होता है ना। ऋजु कोण, या हम इसको दूसरी भाषा में कह दें सरल कोण, ऋजु कोण, सरल कोण, बात एक ही है। तो जो सरल कोण या ऋजु कोण होता है उसका मान होता है 180 अंश। यहाँ पर एक सीधी लाइन बनती है, तो S का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऋजु कोण या फिर सरल कोण। अब 5वां है प्रतिवर्ती कोण। तो जो प्रतिवर्ती कोण होता है ना, उसका मान 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण है ना, ये अंदर की तरफ नहीं बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है। मतलब हम ये इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं। तो इस कोण का मान 180 अंश से बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे प्रतिवर्ती कोण का नाम दे दिया है t, तो t का जो मान है वो 180 अंश से क्या होगा भाई, बड़ा, और 360 अंश से क्या होगा, छोटा। तो इस प्रकार से आप प्रतिवर्ती कोण को समझ सकते हैं। ठीक, तो आई होप न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इनके मान कितने होते हैं ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगली परिभाषा हम देखते हैं। अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे आसन्न कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट एंगल। ठीक है, तो आसन्न कोण क्या होते हैं आइए समझते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर चित्र ड्रॉ कर देती हूँ, या फिर आसन्न कोण हम बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आसन्न कोण को ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए समझते हैं आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है, आसन्न कोण वह होता है जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दो अन्य भुजाएं हो। ठीक है, वापिस से समझिएगा, आसन्न कोण वह कोण कहलाता है जहां पर एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ क्या हो भाई, विपरीत दिशा में
दो भुजाएं हो, मतलब इस उभयनिष्ठ भुजा के एक भुजा और दूसरी तरफ एक भुजा। ठीक है, तो ये कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दो कोण जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये पहला कोण है ना, तो इस कोण का मैं नाम बता देती हूँ CBD, है ना, ये एक कोण हो गया। और दूसरा कोण है DBA, तो ये क्या है भाई? दूसरा कोण। और यहाँ पर ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण एक भुजा के माध्यम से या उभयनिष्ठ भुजा के माध्यम से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा चित्र दिखे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं? आसन्न कोण। यहाँ पर बात करें ये कोण 1 की और ये कोण 2 की, तो ये कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आसन्न कोण या एडजस्टमेंट एंगल की परिभाषा लिख दिया है। मैंने लिखा है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, मतलब कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण कब कहलाएंगे, वो कंडीशन यहाँ पर लिख दिया है, या इसको ही हम परिभाषा कहेंगे। ठीक है, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, है ना, शीर्ष मतलब ये B, ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ भुजा क्या है? BD, ठीक, और तथा दो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हों, मतलब अन्य भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ये BC और ये AB, है ना, तो ये उभयनिष्ठ भुजा के क्या है? विपरीत हैं। तो इस प्रकार से हम आसन्न कोणों को समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कोणों का रैखिक युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हम इंग्लिश में से क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोणों का जो रैखिक युग्म है, ये क्वेश्चंस जो आएंगे ना, उसमें बहुत सारी जगह पर लगता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जहां पर भी रैखिक युग्म लगाना होगा आप आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म बना लेती हूँ। तो चलिए चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर कोणों के रैखिक युग्म को समझते हैं। और यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया है ना, ये यहाँ पर ये कोण 1 और कोण 2 जो हैं, ये दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, अब आसन्न कोण कैसे हैं आइए समझते हैं, है ना। आसन्न कोण की मैंने परिभाषा अभी पहले ही दी है। तो इसमें क्या होता है भाई कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, ठीक है, और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष B है, उभयनिष्ठ भुजा BD है, और अन्य दो भुजाएं हैं जो कि इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हैं। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है भाई? आसन्न कोण है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोणों का युग्म समझना है। ठीक है, तो जब भी दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, वहां पर कोणों का क्या बनता है? रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा चित्र कहीं भी दिखे, मतलब जहां पर दो आसन्न कोण बन रहे हो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, तो ये कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो, तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो आसन्न कोण बन रहे थे, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोण 1 धन कोण 2 का मान कितना होना चाहिए? 180 अंश, तभी ये क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा। ठीक, अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर भी बता देती हूँ कि यहाँ पर आसन्न कोण तो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 का जो मान है ना, वो 180 अंश नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोण 1 और कोण 2 का मान 180 अंश आ रहा है, इसलिए ये दोनों आसन्न कोण क्या कहलाएंगे? रैखिक युग्म कहलाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट परिभाषा समझ लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण की या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ चित्र बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। तो समझते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, जब दो सीधी रेखाएं, ठीक है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो यहाँ पर बनने वाले आमने सामने के जो कोण हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक सीधी रेखा है AB और दूसरी सीधी रेखा है CD, ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रही हैं भाई? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो चलिए मैं परिभाषा यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों की परिभाषा लिख दिया है कि जब
दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर यदि ये कोण 1 और ये 2 और मैं इसका नाम दे दूं 3 और 4, तो कोण 1 और 2 आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो चलिए अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है इसमें मैंने प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए चित्र बनाया है और नीचे की तरफ अप्रतिच्छेदी रेखाएं या हम जिसे कहते हैं समांतर रेखाएं, इसके लिए चित्र बनाया है। ठीक है, तो चलिए इन्हें हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दो रेखाएं, पहली रेखा AB, दूसरी रेखा CD, और ये दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए ये दूसरे या पहले उदाहरण में देखिए, ये एक रेखा है L, ये एक रेखा है M, है ना। भले ही हमको यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ तो ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी भाई? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो यदि आप लोगों को कभी ऐसी रेखाएं दिखें तो ये दोनों रेखाएं भी जब आप आगे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और ये तो कर ही रही हैं। ठीक है, अब अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समझ लेते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं या हम उसको कह ले समांतर रेखाएं, ठीक है, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं क्या है भाई? समांतर। मतलब यदि मैं इन रेखाओं को दोनों दिशाओं में, मतलब इस तरफ और इस तरफ एक साथ, है ना, कितना ही मैं बढ़ा लूं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इन दोनों रेखाओं के बीच हमेशा समान दूरी ही रहेगी। आप यहाँ नाप लो, यहाँ नाप लो, कितना ही नाप लो, है ना, आगे तक दोनों के बीच में जो दूरी है वो समान रहेगी। तो आई होप आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार मैंने चैप्टर 6 रेखाएं और कोण के लिए जितने भी आधारभूत पद और परिभाषाएं थी, मतलब जितनी भी बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस थी, वो सारी आप लोगों को बता दी। आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।